तो आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं, खासतौर पर सैयद और लोधी वंश के दौर पर, यानी 1414 से 1526 तक। हाँ बिल्कुल, ये एक दिलचस्प दौर है। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली की सत्ता काफी कह सकते हैं डामाडोल थी। सही। और यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जो आखिर में मुगलों के आने पर खत्म हुआ। तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं, चलिए देखते हैं ये हमें इस संक्रमण काल के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सैयद वंश। तैमूर ने 1398 में हमला किया, दिल्ली लूटी और जाते हुए खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि बना गया। हाँ, और इसी खिज्र खां ने 1414 में मतलब मौका देखकर दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश शुरू किया। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि खिज्र खां ने कभी सुल्तान की पदवी नहीं ली। अच्छा। हाँ, वो खुद को रैयत आला कहता रहा, मतलब तैमूर और उसके बेटे शाहरुख के नाम पर ही हुकूमत करता रहा, उनके ही सिक्के चलाए। तो एक तरह से अपनी कमजोर स्थिति को वो जानता था या शायद वफादारी दिखा रहा था। शायद दोनों बातें। तैमूर का खौफ था और राजनीतिक हकीकत भी यही थी कि वो स्वतंत्र सुल्तान जैसी हैसियत नहीं रखता था। फिर उसके बाद मुबारक शाह आए 1421-34। हाँ, मुबारक शाह ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, अपने नाम के सिक्के चलाए और यमुना किनारे मुबारकाबाद नाम का एक शहर भी बसाया। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा चला नहीं। जो आखिरी शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह 1445-51, वो बिल्कुल नाकारा साबित हुए। उनके समय में सल्तनत इतनी सिकुड़ गई और उधर बहलोल लोधी की ताकत बढ़ रही थी। तो डर गया वो। हाँ, आलम शाह इतना डर गया कि 1451 में दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और बस वहीं सैयद वंश खत्म। एक तरह से बिना लड़े ही सल्तनत हाथ से चली गई। बिल्कुल। और इसी खालीपन को भरा बहलोल लोधी ने। और यहीं से शुरुआत हुई लोधी वंश की। 1451 से 89 दिल्ली सल्तनत के पहले अफगान शासक। सही कहा। बहलोल लोधी की ये खास बात थी, वो अपने अफगान सरदारों को बराबरी का दर्जा देता था। अच्छा, कैसे? वो उनके साथ दरी पर बैठता था, उन्हें मसनादे अली कहता था, मतलब बराबरी वालों में प्रमुख। ये शायद अफगान सरदारों को जोड़े रखने का उसका तरीका था। समझदारी की बात लगती है। उसने बहलोली सिक्के भी चलाए थे ना? हाँ, बहलोली सिक्के, जो आगे चलकर अकबर के समय तक चलते रहे। बहलोल के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी 1489 से 17, वो तो काफी काबिल माना जाता है। हाँ, यकीनन सिकंदर लोधी को इस वंश का सबसे सक्षम शासक मानते हैं। 1504 में आगरा शहर उसी ने बसाया। आगरा, हाँ, और उसे राजधानी भी बनाया। बिल्कुल, और जमीन नापने के लिए वो गजे सिकंदरी पैमाना भी शुरू किया। ये गजे सिकंदरी क्या था असल में? कोई स्टैंडर्ड यूनिट? हाँ, ये लगभग 32 इंच का एक पैमाना था। जाहिर है प्रशासन और लगान व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। सिकंदर लोधी का व्यक्तित्व बड़ा मिला जुला सा था। मतलब एक तरफ तो उसने आगरा बसाया, प्रशासन सुधारा, ज्ञान विज्ञान में भी रुचि ली, संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, फरंगेज सिकंदरी नाम से। और वो कविता भी लिखता था गुलरुखी नाम से। हाँ, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत बताते हैं कि वो धार्मिक रूप से काफी कट्टर था, असहिष्णु था। अच्छा, जैसे नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने का जिक्र आता है। ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी, औरतों को मज़ारों पर जाने से मना कर दिया था। तो काफी विरोधाभासी बातें हैं। स्पष्ट कर दें, ये जानकारी स्रोतों पर आधारित है, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, ये स्रोतों में दर्ज है। सिकंदर के बाद आया उसका बेटा इब्राहिम लोधी 1517 से 26। हाँ, और इब्राहिम लोधी में अपने पिता या दादा जैसी बात नहीं थी। वो काफी अहंकारी था। और शायद यही अहंकार उसे ले डूबा। बिल्कुल, उसने अफगान सरदारों से वो बराबरी वाला बर्ताव खत्म कर दिया जो बहलोल लोधी ने शुरू किया था। इससे कई सरदार नाराज हो गए। फिर 1518 में खतौली की लड़ाई हुई। उसमें वो मेवाड़ के राणा सांगा से हार गया। इससे तो इज्जत और कम हुई होगी। जैसे पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम का चाचा आलिम खान, ये लोग इतने नाराज हुए कि इन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। अपने ही सुल्तान के खिलाफ? हाँ, अपने ही सुल्तान के खिलाफ। और इसी न्योते का नतीजा था 1526 का पानीपत का पहला युद्ध। बिल्कुल, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया भी और मार भी डाला। और इसी के साथ लोधी वंश का अंत। न सिर्फ लोधी वंश बल्कि दिल्ली सल्तनत का ही अंत हो गया। करीब 320 साल पुरानी सल्तनत खत्म और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी झगड़े
अविश्वास और नेतृत्व की कमजोरियां भारी ताकतों को रास्ता दे देती हैं।